नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके मास्टर रिवीजन क्लास में। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत इजी लैंग्वेज में, बच्चों की भाषा में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। पूरे चैप्टर को बहुत पॉइंट टू पॉइंट, बहुत शॉर्ट मेथड में लिखा गया है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, जैसा आपका पेपर आ रहा है। इस पूरे वीडियो में, इस पूरे नोट्स में इस तरह इसको तैयार किया गया है कि हर बच्चे के लिए यूजफुल हो। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज रखा गया है, शॉर्ट तरीका रखा गया है। अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें 100% कंटेंट को हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए एक और बेहतरीन सफर पर, एक और नए चैप्टर के साथ जल्दी से इस चैप्टर का पूरा क्विक रिवीजन करते हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। पहला टॉपिक आपका आता है कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। तो इसका शॉर्ट आंसर और सबसे बेस्ट आंसर आपके बुक में ही दिया हुआ है। दोज प्रोसेस विच आर एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ, ऐसे प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। पार्ट्स ऑफ लाइफ प्रोसेस में बेसिकली चार चीज आती है: न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन के वैसे बहुत सारे डेफिनेशन है, बट शॉर्ट आंसर ये है, बहुत सिंपल आंसर ये है: गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड बाय बॉडी। बॉडी जो एनर्जी गेन करता है फूड के द्वारा इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से जो एनर्जी गेन होती है बॉडी के द्वारा, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फूड को ब्रेक डाउन करना टू गेट एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी प्राप्त हो, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड को ब्रेक डाउन करना ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए ताकि हमें एनर्जी मिल सके, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फूड और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। उसी को ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। नाउ लास्ट आपका आता है एक्सक्रीशन। क्या होता है? रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, उसी को एक्सक्रीशन नाम दिया गया है। नाउ न्यूट्रिशन के दो पार्ट्स होते हैं: ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जल्दी रिवाइज कर देते इस पेज को। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो दोज प्रोसेस विच आर एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ, इतना याद रखिए, एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ। लाइफ प्रोसेस में चार चीज आते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है गेटिंग एनर्जी, एनर्जी गेन करना। किससे गेन करना? तो फूड से। कौन गेन करेगा? तो बॉडी, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो एक तीन कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे आंसर की में। रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेक डाउन होना। किससे ब्रेक डाउन होना? तो बाय यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज करते। क्यों ब्रेक डाउन होना? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो ये तीन कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। कहां से ट्रांसफर करना है? तो बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करना, उसी को ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। कहां से रिमूव करना है? तो फ्रॉम बॉडी, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना एक्सक्रिएशन कहलाता है। और इसके दो पार्ट, न्यूट्रिशन के दो पार्ट्स होते हैं: ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? नाउ अगला पेज लेके आता हूं। पेज नंबर 2 आपके पास आ चुका है सामने, देखिए। सबसे पहले बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो सम ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, कुछ ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हुए, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसी को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बट डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एग्जांपल। तो एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे यानी प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उसको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया सारे एनिमल्स। फोटोसिंथेसिस में आपसे पूछा जाएगा रॉ मटेरियल बताइए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रॉ मटेरियल। तो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल यहाँ पे चार है: कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर। इन सबको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल। जो प्लांट होता है वो सन से सनलाइट गेन करता है। इसके बाद खुद का अपना क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल रूट जो होता है, रूट्स का काम है वाटर को एब्जॉर्व करना, और ये एनवायरनमेंट से अपने आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है। तो सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल इसके पास खुद का है, वाटर इसने एब्जॉर्व किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया एनवायरनमेंट से। तो ये सब जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल कहलाता है। जल्दी समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वैसे
इतनी बड़ी क्लास में कभी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि हम सबको पता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो फूड है खुद तैयार करते हैं इन द प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसी को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। मेन एग्जांपल ग्रीन प्लांट। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सारे एनिमल्स आते हैं। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर। ये चारों जो है, ये जो चार आप दिख रहे हैं, ये इनके रॉ मटेरियल कहलाते हैं। नाउ अगला पेज आता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है। जब फोटोसिंथेसिस होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, तो नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है एंड प्रोडक्ट, एक होता है बाई प्रोडक्ट। ध्यान रखोगे, एक होता है एंड प्रोडक्ट, एक होता है बाई प्रोडक्ट। बेफिलहाल प्रोडक्ट देखिए, फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट होता है, एक होता है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, एक ऑक्सीजन बनता है और एक वाटर बनता है। तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं, एक ग्लूकोज बनता है, एक वाटर बनता है और एक ऑक्सीजन बनता है। इसमें ग्लूकोज को बोला जाता है एंड प्रोडक्ट, ग्लूकोज को बोलते हैं एंड प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन और वाटर को बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। ग्लूकोज को एंड प्रोडक्ट और बाकी चीजों को बाई प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, तो रिएक्शन आप एज इट इज याद कर लीजिए। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस चाहिए। ये रिएक्शन होने के बाद ये तीन चीज बनाएगा, एक आपका ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6 ग्लूकोज बनाएगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाएगा और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएगा। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस के लिए। स्टेप्स प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में तीन स्टेप होते हैं, तीन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरा, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और जो वाटर होता है, वाटर, उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। तो तीन स्टेप आपको याद रखना है। पहला स्टेप होता है कि लाइट एनर्जी पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट एब्जॉर्ब होता है जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर दी जाती है केमिकल एनर्जी में, वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। स्टोमेटा क्या होता है, तो टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीव्स पे जो टिनी पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उन्हीं को स्टोमेटा बोलते हैं। इस पेज को जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट तीन प्रोडक्ट होते हैं, ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन। इसमें जो ग्लूकोज है इसको एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, इन दोनों को बाई प्रोडक्ट बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना चाहिए। तीन चीज बनेगी, ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर हम स्टेप की बात करें, फोटोसिंथेसिस में तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है सनलाइट एब्जॉर्ब करना। सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है, किस में कन्वर्ट होती है, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वाटर कन्वर्ट हो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। उसके बाद स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा टिनी पोर्स होता है, कहां पर होता है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ पर पाए जाते हैं, इनको स्टोमेटा बोला जाता है। आप सबने पढ़ा होगा स्टोमेटा के दो फंक्शन होते हैं बेसिकली, ये 9th में भी था फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन रिलीज करना, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वाटर क्या होता है, ट्रांसपीरेशन हो जाती है, मतलब एक्स्ट्रा वाटर इन्वायरमेंट में वापस चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, सनलाइट से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दो काम स्टोमेटा के, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर। गार्ड सेल क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए याद रखिए, स्टोमेटा का ओपनिंग होना और क्लोज होना, खुलना और बंद होना, ये रेगुलेट किया जाता है गार्ड सेल द्वारा। तो गार्ड सेल का मेन काम होता है स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, ये कंट्रोल किया जाता है गार्ड सेल के द्वारा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता कैसे, तो दिन के समय में जब सनलाइट पड़ती है ना लीव्स पे, दिन के समय जब सनलाइट पड़ती है लीव्स पे, तो इसके अंदर वाटर आ जाता है, गार्ड सेल में वाटर आ जाता है। जब गार्ड सेल में वाटर आ जाता है तो गार्ड सेल में स्वेलिंग हो जाती है, वो फूल जाता है, जिसकी वजह से जो गार्ड सेल है या स्टोमेटा हो जाए ओपन हो जाता है। रात में जब सनलाइट नहीं पड़ती, जब रात में सनलाइट नहीं होती, तो यही गार्ड सेल जो होता है श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो बेसिकली बात यह है कि जब इसके अंदर वाटर आएगा तो स्वेलिंग की वजह से ओपन हो जाएगा, और जब वाटर इसमें से चला जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो स्टोमेटा का खुलना या बंद होना डिपेंड करता है गार्ड सेल पर। नाउ टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है पैरासाइटिक, एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक होता है होलोजोइक। दोबारा सुन लीजिए, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक। दोबारा, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक। अब तीनों की डेफिनेशन से ज्यादा ना आप इनके एग्जांपल पे ध्यान देना। डेफिनेशन आजकल कम आती है, एग्जांपल ज्यादा पूछते हैं। फिर मैं डेफिनेशन भी आपको बताता हूं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑब्टेन फूड सिंथेसाइज्ड बाय अदर।
खाना प्राप्त करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं जो किसी और ने सिंथेसाइज किया, किसी और ऑर्गेनिज्म ने सिंथेसाइज किया, उसको यूज किसी और ने किया, विदाउट किलिंग दैम, बिना उसको मारे, इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें फूड ऑब्टेन होता है जो सिंथेसाइज किसी और ने किया था और यूज किसी और करा है, मतलब उसको बिना मारे। जैसे आपने देखा होगा बालों में जू हो जाता है, तो जू क्या करता है, वो आपको मारता नहीं है, आपके ब्लड को शक कर लेता है, आपके खून को चूसता है, तो वो एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, वो आपके ब्लड पे डिपेंड है। तो इसका एग्जांपल है राउंड वॉर्म हो गया जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसके बाद कसकटा हो गया, ये सब एग्जांपल है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के। तो एग्जांपल पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, डेफिनेशन से ज्यादा एग्जांपल पे फोकस कीजिए। जल्दी इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। स्टोमेटा के दो फंक्शन होते हैं, पहला एक्सचेंज ऑफ गैस है, दूसरा ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। गार्ड सेल का मेन काम होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कब ओपन होता है, क्लोज होता है, तो जब गार्ड सेल में पानी आ जाता है तो स्वेलिंग की वजह से ये ओपन हो जाता है, और जब गार्ड सेल में से पानी निकल जाता है तो श्रिंक की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है पैरासाइटिक, एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक होता है होलोजोइक। पैरासाइटिक की बात करें तो फूड ऑब्टेन करता है जो सिंथेसाइज किया था किसी और ऑर्गेनिज्म ने, और बिना उसको मारे अगर हम फूड उससे ले लेते हैं तो वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, जैसे कि राउंड वॉर्म और कसकटा करते हैं। नाउ अगला आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पेज लेके आता हूं मैं आपके लिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म। जब हम डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म से, जब डेड मरे हुए जीवों से अपना फूड प्राप्त करता है ना कोई जीव, तो उसको हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें सारे फंगी आते हैं, जो फंगी होता है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टेक फूड इनसाइड द बॉडी। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को बॉडी के अंदर ले जाते हैं, एंड एंजाइम्स ब्रेक डाउन, और उसके बॉडी के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करता है। उस फूड को ब्रेक डाउन कौन करता है, तो एंजाइम्स करता है। तो जब हम फूड को बॉडी के अंदर ले जाते हैं और एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन करता है, तो डेट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे अमीबा और ह्यूमन, अमीबा और ह्यूमन जो होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के पार्ट्स होते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा में 6 स्टेप है। सबसे पहले फूड पार्टिकल जो होता है वो सूडोपोडिया द्वारा, सूडोपोडिया उसको घेर लेती है, ये देखिए सेकंड डायग्राम है, फूड पार्टिकल को सूडोपोडिया कवर करती है। फिर उसको ऑस्मोसिस प्रोसेस से, या आप डिफ्यूजन प्रोसेस भी याद कर सकते हो, फूड को अंदर ले लिया जाता है और फूड वैक्यूल्स में ले लिया जाता है। मतलब पहला स्टेप था फूड पार्टिकल दिखा, उसके बाद सूडोपोडिया ने उसको कवर किया, डिफ्यूजन प्रोसेस से उसको सेल के अंदर ले लिया, सेल के अंदर लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ये चौथा, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये, तीसरा ये, चौथा ये, एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करने के बाद एसिमिलेशन होता है, यानी एनर्जी गेन होती है, और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो अमीबा क्या करता है, एक्सक्रीशन द्वारा बाहर निकाल लेता है। तो बस स्टेप याद रखिए, फूड पार्टिकल, सूडोपोडिया, फूड वैक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय यूजिंग एंजाइम्स, टेकिंग एनर्जी, और एक्सक्रिएशन। ये स्टेप आपको याद रखना है बस। इस पेज पर ज्यादा कुछ नहीं था, बस तीन ही बात पढ़ी हमने। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर से। तो जब डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी गेन होती है तो डेट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें आते हैं सारे फंगी। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म फूड को इनसाइड द बॉडी ले जाते हैं, उस बॉडी के अंदर उसके एंजाइम्स होते हैं, और यही एंजाइम्स उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे अमीबा और ह्यूमन। अमीबा की बात करें तो सबसे पहले फूड पार्टिकल, सूडोपोडिया उसको कवर करता है, फूड वैक्यूल उसे अंदर लेता है, फूड को फूड वैक्यूल में ले जाता है, फिर फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, इससे एनर्जी गेन होती है, और एक्सक्रीशन से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। नाउ पैरामीशियम में देखिए, पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो आपको सब कुछ याद नहीं करना, बस ये स्टेप याद करिए। बिलीव तो मानिए आप एक बार अपने मार्किंग स्कीम, लेटेस्ट मार्किंग स्कीम तो देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत शॉर्ट फॉर्म में आ रहे हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, यही आपके काम आएगा। देखिए पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है, ये सीलिया क्या करता है, फूड को स्पेसिफिक जगह पर ले जाता है। पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है जो फूड को स्पेसिफिक स्पॉट पर ले जाता है, वहां पर एंजाइम्स पाया जाता है जो उस फूड को ब्रेक डाउन करता है, बस इतना याद रखना है। पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है जो फूड को स्पेसिफिक स्पॉट पर ले जाता है, वहां पर एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो एंजाइम्स उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन ह्यूमन की बात करें, यहाँ डायग्राम नहीं बताऊंगा, डायग्राम लास्ट में बताऊंगा आपको कि डायग्राम में क्या करना है। बस न्यूट्रिशन ह्यूमन की न्यूट्रिशन की बात करें तो 5 स्टेप है। पहला है माउथ, दूसरा है इसोफेगस, तीसरा स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले माउथ, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में याद रखिए। माउथ, टीथ का काम क्या है, फूड को च्यू करना। टंग का काम करना है, उसका टेस्ट लेना। अब मेन है ये स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड क्या करता है, तो स्लेवरी ग्लैंड स्लाइवा रिलीज करता है।
सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम एमिलेस एंजाइम बोलते हैं, याद रखोगे। ये एमिलेस एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये एमिलेस एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये मेन स्टेप है, सबको पता है टीथ क्या करता है, माउथ टंग क्या करता है, मेन है ये, इसको याद रखिए। नाउ इसोफेगस की बात करें जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, तो ये ट्रांसफर करता है फूड को, कहां ट्रांसफर करता है, तो माउथ से लेकर स्टमक तक ट्रांसफर करता है। तो जब ये ट्रांसफर करता है ना, तो एक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट का नाम आता है, उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, याद रखोगे। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं उसको। जो फूड हमारे माउथ से स्टमक तक जाती है ना फूड पाइप के द्वारा, उस समय पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है, जिसके अंदर नो डाइजेशन। याद रखना, ईसोफेगस में, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता फूड का, ठीक है। अब फूड आपका स्टमक में पहुंच चुका है, जैसे में फूड आपका स्टमक में पहुंचाएगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड काम करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीज रिलीज करती है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। याद रखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीज रिलीज करती है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl एसिडिक मीडियम बनाता है फूड को एसिड मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ताकि प्रोटेक्ट कर सके हमारे स्टमक को HCl से। किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl से। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम था जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है। अब आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जा चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का। पूरे डाइजेशन सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जितने भी हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनका लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है। उनके स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं बड़े होते हैं, हार्बीवोरस के, शाकाहारी जीवों के। क्यों, आपसे पूछा जाएगा। बिकॉज टू डाइजेस्ट सेलुलोज, क्योंकि ना उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो हार्बीवोरस एनिमल होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं बड़े होते हैं। वहीं पे जो कार्निवोरस होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, क्योंकि उनको मीट को डाइजेस्ट करना आसान पड़ता है उनके लिए, जबकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन इनके बड़े होते हैं। रिवाइज कर ले एक बार जल्दी से। माउथ की बात करें तो इसमें सलेवरी ग्लैंड होती है। सलेवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है। सलाइवा के अंदर एमिलेस एंजाइम होता है। ये एमिलेस एंजाइम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ईसोफेगस की बात करें, फूड पाइप की बात करें तो ट्रांसफर करता है फूड को माउथ से स्टमक तक। जब फूड माउथ से स्टमक तक जाता है उस समय ईसोफेगस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करता है और इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, केवल इसका काम है फूड को ट्रांसफर करना। अब आपका फूड स्टमक में जा चुका है। स्टमक में जैसी फूड जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीज रिलीज करता है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl फूड को एसिडिक बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, म्यूकस हमारे स्टमक को प्रोटेक्टिव लेयर देता है ताकि वो HCl से बर्न ना हो। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का। हार्बीवोरस के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। वहीं कार्निवोरस के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं एज कंपेयर टू हार्बीवोरस। नाउ अगले पेज पे आते हैं। अब आपका लिवर एंड पेनक्रियाज हेल्प स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, लीवर और पेनक्रियाज दोनों मदद करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की फूड को डाइजेस्ट करने में। तो लीवर काम क्या करता है, लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है पूरी बॉडी में। लार्जेस्ट ग्लैंड है ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और बाइल जूस का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। याद रखोगे, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इवन ये एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाता है। जो बाइल जूस है वो एल्कलाइन, एसिडिक फूड जो एसिड वाला फूड था उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। और जो लार्जेस्ट फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, लीवर के बहुत सारे काम है। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, इसका मेन काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके अलावा बाइल जूस एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। पेनक्रियाज करता है। पेनक्रियाज का फंक्शन क्या है, तो पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लिपेज। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लिपेज जो होता है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का फिर से इमल्सिफिकेशन करता है। वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुद भी इंटेस्टाइनल जूस पाया जाता है। याद रखोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करता है। इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर तीन एंजाइम्स होते हैं या तीन फंक्शन होता है, आप लिख सकते हो। एक पहला होता है प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट होती है एमिनो एसिड में। याद रखोगे,
जो इंटेस्टाइनल जूस होती है प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में, वहीं इंटेस्टाइनल जूस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। दोबारा एक बार बात कर लेते हैं जल्दी से। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो कि बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इसके अलावा बाइल जूस एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करता है, ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में भी कन्वर्ट करता है। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ये इसके अंदर दो एंजाइम पाए जाते हैं ट्रिप्सिन और लाइपिस नाम के। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपिड्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करता है, ये तीन काम करता है। पहला, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। आगे बढ़ जाए ना, नेक्स्ट पेज लेके आता हूं आपके लिए विली। अभी विली क्या होता है, तो विली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जगह पाया जाता है। विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बस इतना याद रखिए, मैंने कहा ना बिल्कुल शॉर्ट में याद करिए, नंबर पूरे मिलते हैं। विली क्या होता है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बस इतना याद रखिए इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन पाया जाता है तो एंड लार्ज इंटेस्टाइन भी लिख सकते हो। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो पाया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको विली कहते हैं। इसका काम क्या है, तो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड। अगर ये विली स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो ये फूड को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। इट इज कनेक्टेड विद ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है। वहीं पर अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, जो फूड होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, लेकिन ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ। यहां भी विली पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में विली पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां पर ये फूड को एब्जॉर्ब नहीं करता, यहां वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। देखिए विली स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, विली लार्ज इंटेस्टाइन में भी है। यहां जो विली स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड को एब्जॉर्ब करता है, और यहां जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है अनडाइजेस्टेड फूड में से। फिर लास्ट होता है एनस, जहां से हम रिमूव कर देते हैं अपने वेस्ट मटेरियल को, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने में हेल्प कौन करता है, तो एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है। ये डिसाइड करता है कि कितना वेस्ट मटेरियल हमें बॉडी से रिमूव करना है। ना अगला आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, बस इसमें पहला याद रखिए पाइरुवेट। पाइरुवेट का मतलब क्या होता है, देखो ग्लूकोज में ना कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, तो जब ये साइटोप्लाज्म में जाता है तो ये 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज के जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको साइंस में पाइरुवेट बोलते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इनटू 3 मॉलिक्यूल, कार्बन के जो 6 मॉलिक्यूल हैं उनका 3 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होना इज कॉल्ड पाइरुवेट, उसी को पाइरुवेट कहते हैं। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल का 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना पाइरुवेट कहलाता है। नाउ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने के लिए 3 स्टेप है, 3 स्टेप में याद रखना है। ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में जाता है तो पहले पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। अब इसके ब्रेकडाउन, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो बॉडी एथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा, और ये पाया जाता है ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म में। लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम होगा तो उस समय बॉडी लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है, और ये हमारे मस्कुलर सेल में पाया जाता है जब हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, थक जाते हैं। लास्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन उपस्थित हो, जब ऑक्सीजन हो, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हो तो उस समय हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बनाता है, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर हो गया? रिवाइज कर ले एक बार जल्दी से। विली, विली क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जगह पाया जाता है। ये डाइजेस्टेड फूड में जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अगर ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और ये हमारे ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ भी विली पाया जाता है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अनडाइजेस्टेड फूड से। एनस ये बॉडी से रिमूव कर देता है हमारे वेस्ट मटेरियल को, और एनस स्फिंक्टर ये डिसाइड करता है कि कितना वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव करना है। रेस्पिरेशन में सबसे पहला है पाइरुवेट, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल का कार्बन के 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना पाइरुवेट कहलाता है। अब ग्लूकोज का टूटना, यह 3 स्टेप में होता है। पहला होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उस समय एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है जो कि ईस्ट में होता है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा जो कि हमारे मस्कुलर सेल में पाया जाता है जब हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारी बॉडी में, सेल में अगर ऑक्सीजन है तो उस समय सेल
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनाएगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नाउ अगला पेज लेके आता हूं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में डिफरेंस समझिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन डिफरेंस समझिए। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये ईस्ट जैसा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, सेल के अंदर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी बनती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। अब एक काम करिए, आप ना यहीं से याद कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको टेबल बताया था ना, ये मिल गया, लीजिए इसी टेबल से याद कर लीजिए। ये जो है ना, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन और ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको अलग से याद ही नहीं करना पड़ेगा। ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन और ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। इसमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी बनती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बनती है। ये ईस्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। हो गया यहीं से। आपको अलग से याद करने की नीड ही नहीं है। आप ये टॉपिक जो कर रहे हो ना, आप इसको करने की नीड ही नहीं है। अगर आप टेबल याद कर लो तो यही याद हो गया। आगे बात करते हैं। बॉडी में ना अक्सर क्रैम्प पड़ता है। खिलाड़ियों के बॉडी में अक्सर क्रैम्प पड़ता है। क्रैम्प पड़ता क्यों है? जब सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, जब खिलाड़ियों के बॉडी के सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो उस समय सेल जो है लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाता है। और लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है क्रैम्प इन बॉडी के। बस शॉर्ट में याद रखिए, बॉडी में ना क्रैम्प पड़ता है कभी बार। तो क्यों पड़ता है? तो जब हमारे बॉडी के सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो उस समय हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा। और लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में क्रैम्प पड़ने के। एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए जब रेस्पिरेशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन हमें पता है ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी गेन होती है, वो एक मॉलिक्यूल बनाता है, उस मॉलिक्यूल को ही एटीपी कहते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान जो हमने फूड खाया था, ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन किया था, हमें एनर्जी मिली थी ना, उस एनर्जी ने एक मॉलिक्यूल बनाया था, उस मॉलिक्यूल को एटीपी कहते हैं। एटीपी एनर्जी की करेंसी है। जैसे आप इंडिया में रहते हो तो रुपया, अमेरिका में तो डॉलर करेंसी है ना, ऐसी आपकी बॉडी की करेंसी जो है वो एटीपी है। 1 एटीपी ब्रेकडाउन जब होती है तो 30.5 किलो जूल पर मोल। एक एटीपी को ब्रेकडाउन होने जब होता है तो 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। नाउ अगला पेज ले आता हूं आपके लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। प्लांट में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो कैसे होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन। सबको पता है बात। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। बस मेथड याद रखिए, ये बच्चे भूल जाते हैं, डिफ्यूजन मेथड है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। रात में देखो अलग प्रोसेस चलता है, दिन में अलग प्रोसेस चलता है। रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ही एब्जॉर्ब होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है उस समय, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात में। दिन की बात करें, जब फोटोसिंथेसिस होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो दिन और रात में ही फर्क है। रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जब दिन में फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। रेस्पिरेशन एक्वेटिक एनिमल, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, पानी में जो रहते हैं जीव, उनकी रेस्पिरेशन ना बहुत जल्दी ली होती है। वो यूज करते हैं ऑक्सीजन जो कि डिजोल्व है वाटर में। एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन कहां से मिलता है? तो डिजोल्व होता है वाटर में, यानी डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग बहुत ज्यादा होता है। एक्वेटिक एनिमल का रेट ऑफ ब्रीथिंग, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा क्यों एक्वेटिक एनिमल जल्दी जल्दी ब्रीथिंग क्यों करते हैं? ड्यू टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। क्योंकि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ना पानी के अंदर, उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। यानी पानी के अंदर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है बहुत कम होता है, इसलिए उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसके स्टेप याद रखिए। सबसे पहले नेसल पैसेज, उसके बाद फार्नेक्स, उसके बाद लार्नेक्स, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बाद लंग्स, लंग्स के अंदर पाया जाता है ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची के अंदर होता है ब्रॉन्चियोल्स और ब्रॉन्चियोल्स के बाद एल्वियोली। ये आपको स्टेप याद रखने हैं। स्टेप याद कर लीजिए, आप समझ लो रेस्पिरेशन आपको याद हो गया। नेसल पैसेज के बाद फार्नेक्स, फार्नेक्स के बाद लार्नेक्स, लार्नेक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बाद लंग्स, लंग्स के अंदर होता है ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची के बाद ब्रॉन्चियोल्स और ब्रॉन्चियोल्स के बाद एल्वियोली। पहले तो स्टेप याद कर लेना। जल्दी से पेज को रिवाइज कर लेता है। प्लांट में अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है डिफ्यूजन मेथड से। रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। दिन में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है।
एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है उनको? तो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वहां से। रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा क्यों होती है एक्वेटिक एनिमल में? क्योंकि बहुत लो कंसंट्रेशन पाया जाता है ऑक्सीजन का वाटर के अंदर। रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग की स्टेप याद करें तो नसल पैसेज, फारनेक्स, लार्नेस, ट्रेकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, लंग्स, लंग्स के अंदर ब्रोंची, ब्रोंची के अंदर ब्रोंचियोल्स, ब्रोंचियोल्स के बाद एल्वियोली। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नाउ अगला ले आते हैं नसल पैसेज। सबके मेन मेन फंक्शन याद कर लिए। नसल पैसेज या जिसको नोस्ट्रिल कहते हैं, इसके अंदर ना हेयर पाया जाता है, बाल पाया जाता है। क्यों? टू फिल्टर द एयर, एयर को फिल्टर करता है। और म्यूकस भी पाया जाता है जो हेल्प करता है इस प्रोसेस में, यानी एयर को फिल्टर करने में हेल्प करता है। नसल पैसेज में बाल पाए जाते हैं जो एयर को फिल्टर करता है, और म्यूकस भी पाया जाता है जो एयर को फिल्टर करने में हेल्प करता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बहुत ज्यादा पेपर में, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज थ्रॉट में प्रेजेंट होता है हमारे। और दीज इंश्योर दैट, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इंश्योर करता है द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, एयर ना कोलैप्स ना हो, टकरा ना जाए। एल्वियोली क्या करता है? मेन मेन आप फंक्शन आपको याद करना है। नसल पैसेज का ये था, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का ये था, एल्वियोली का ये था। क्योंकि एनसीईआरटी उठाओ ना आप तो इन्हीं के फंक्शन दिए हुए हैं, आप इनको याद करिए। मेन एल्वियोली क्या करता है? तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द लंग्स, हमारे लंग्स में बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्वियोली कहते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, यानी यही रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड को लाने और ऑक्सीजन को ले जाने में। इट इज द कनेक्टेड विद ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है, तो ये ऑक्सीजन को ब्लड वेसल को ब्लड को दे देता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो एल्वियोली के बारे में तीन बातें याद रखिए। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे जो लंग्स के अंदर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है ये, और ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है। हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहते हैं? तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर वेरी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, और ये प्रेजेंट होता है आरबीसी में। दोबारा सुन लीजिए तीन बातें। हमारे बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन को बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर बहुत हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, बहुत ज्यादा हाई ऑक्सीजन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। ब्लड के बारे में याद रखिए, ये कनेक्टिव टिश्यू है, नहीं पढ़ा था हमने, और ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को। ब्लड का फंक्शन है फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड के चार कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट। आरबीसी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन अभी हमने पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी ये सोल्जर कहलाता है बॉडी का, यही हमारी बीमारियों से, जर्म्स से लड़ता है, इसको सोल्जर बोलते हैं बॉडी का। प्लाज्मा ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड प्रोवाइड करता है, फ्लूइड मीडियम देता है ब्लड को। और प्लेटलेट जो कि ब्लड की क्लॉटिंग करता है, हम आगे दोबारा पढ़ेंगे। जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नसल पैसेज, नसल पैसेज के अंदर हेयर पाया जाता है जो एयर को फिल्टर करता है, और म्यूकस भी पाया जाता है जो एयर को फिल्टर करता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ये थ्रॉट में होता है, और ये इंश्योर करता है कि एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, एयर पैसेज कोलैप्स नहीं होना चाहिए, आता हुआ एयर और जाता हुआ एयर टकराना नहीं चाहिए बॉडी के अंदर। एल्वियोली ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पाया जाता है? तो हमारे लंग्स में पाया जाता है। करता है क्या है ये? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। ये किससे कनेक्ट होता है? तो ये कनेक्ट होता है ब्लड वेसल से। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है हमारी बॉडी का? तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? इसमें वेरी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, और ये कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये बॉडी में फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड के कंपोनेंट की बात करें तो चार कंपोनेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट। आरबीसी हीमोग्लोबिन अभी पढ़ा था हमने, डब्ल्यूबीसी बॉडी का सोल्जर है, प्लाज्मा फ्लूइड मीडियम देता है ब्लड को, और प्लेटलेट ब्लड की क्लॉटिंग करता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। यहाँ प्लाज्मा के बारे में आप अलग से भी पढ़ लेना कि प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है। इट ट्रांसपोर्ट द फूड, प्लाज्मा का काम होता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो जितने भी नाइट्रोजियस वेस्ट होते हैं ना उसको ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि अलग से क्वेश्चन बन के आता है। नाउ और हार्ट की बात करें, हमारा हार्ट की बात करें तो इसके लिए डायग्राम देखते हैं एनसीईआरटी में। हालांकि मैं डायग्राम आपको लास्ट में समझाऊंगा भी अलग से, बट थोड़ा सा आप लंग्स के बारे में जान लीजिए। देखिए चार पार्ट हैं, सबको पता है, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंटिकल, राइट वेंटिकल। पहला काम इन चारों के बारे में याद करना, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंटिकल, राइट वेंटिकल, पहले चार पार्ट याद हो गए। अब आप ध्यान रखना कि लंग्स के अंदर कहां से ब्लड आता है, कौन लेके आता है, ये चीज पूछा जाता है। तो छोटे छोटे पार्ट आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पल्मनरी आर्टरीज, पल्मनरी वीन्स, तो इनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे विने कावा, फिर विने कावा ये अपर का बॉडी का, ये लोअर बॉडी का, सेपरेटम, ये सब आपको इनके ना बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक फंक्शन आता है। इतना बड़ा क्वेश्चन आजकल नहीं आता कि पूरा लंग्स आपको उसके बारे में फंक्शन पूछेगा, छोटे छोटे पार्ट पूछते हैं। ठीक है, तो लंग्स से जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो आते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद। स्टेप याद रखिए, लंग्स से सारे ब्लड आते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम के पास, और लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद जो ब्लड लेके आता है वो होता है पल्मनरी वीन्स। तो पल्मनरी वीन्स का काम ही यही है, लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम तक ब्लड ले जाना। लेफ्ट आर्ट्रियम से सारा ब्लड जाता है लेफ्ट वेंटिकल के पास, और लेफ्ट वेंटिकल ब्लड को बॉडी में पंप कर देता है। देख रहे हो आप, लिखा हुआ है
कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप करता है बॉडी में। पूरे बॉडी से उस ब्लड को खींच कर लाया जाता है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम पूरे बॉडी से खींच कर लाता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड। इस डीऑक्सीडेटेड ब्लड को देता है राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल वापस उस डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लंग्स को दे देता है। और राइट वेंट्रिकल लंग्स को ब्लड देता है, वो किसके द्वारा जाता है लंग्स? तो वो आपको याद रखना है, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं उसको, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये आपको वर्ड याद रखने हैं, किसके क्या फंक्शन है, थोड़ा बेसिक पार्ट इसके बारे में जरूर पढ़ लेना। नाउ लंग्स के बाद आगे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन फिर से, क्योंकि मोस्टली छोटे क्वेश्चन ही आ रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर। आपसे पूछा जाएगा कि वेंट्रिकल आर थिकर मस्कुलर वॉल। वेंट्रिकल की जो दीवारें होती है ना, वो ज्यादा मोटी क्यों होती है? वेंट्रिकल के थिकर मस्कुलर वॉल क्यों होते हैं? बिकॉज वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड। अभी हमने जाना था वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है वेरियस ऑर्गन में, इसलिए इसकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है। वाल्व क्या होता है? वाल्व इंश्योर डेट, ये हार्ट में पाया जाता है। वाल्व इंश्योर करता है कि ब्लड जो है ना डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, वो बैकवर्ड नहीं आना चाहिए, यानी ब्लड जो हमारे ब्लड वेसल में बह रहा है वो बैकवर्ड ना आए, ये वाल्व इंश्योर करता है। तो इस पेज पे हमने यही जाना। एक तो प्लाज्मा के बारे में जाना कि ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन वेस्ट का। एक आपने हार्ट के चारों पार्ट पढ़ लेना, लेफ्ट के 2 पार्ट और राइट के पार्ट जो भी थे। ब्लड के लंग्स से कैसे ब्लड आता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड, फिर दूसरे पार्ट में, फिर बॉडी में, फिर वापस जाता है। तो ये फंक्शन एक बार देख लेना। वेंट्रिकल के थिकर मस्कुलर वॉल क्यों होती है? क्योंकि वेंट्रिकल जो होता है ना ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में, इसलिए उसकी थिकर मस्कुलर वॉल होती है। वाल्व क्या करता है? वाल्व इंश्योर करता है कि हमारा जो ब्लड है ना वो बैकफ्लो ना हो, वापिस ना आ जाए। ना अगला पेज लेके आता हूं, नेक्स्ट पेज देखिए। एडवांटेज ऑफ सेपरेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमें सबको पता है कि हमारे ह्यूमन हार्ट के ना चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसके एडवांटेज क्या होता है? खासकर लेफ्ट पार्ट अलग होता है, राइट पार्ट अलग होता है। तो ह्यूमन के जो हार्ट है उसके सेपरेशन का एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज, सेपरेट ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। इससे हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो पाता, पहला। दूसरा बेनिफिट, रिसीव हाई एनर्जी। इससे हमें ना हाई एनर्जी मिलती है। जब हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं मिक्स होता ना तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, निश्चित रहता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? तो ब्लड क्या होता है, ब्लड जो है हमारे हार्ट से 2 बार जाता है, एक पूरे साइकिल में। ब्लड गो थ्रू द हार्ट से 2 बार जाता है, ट्वाइस। ब्लड गो थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग 1 साइकिल इन वर्टिब्रेट। जो वर्टिब्रेट्स हैं, हम जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, तो ब्लड उनके हार्ट से ना एक साइकिल में 2 बार, आपने देखा हार्ट से ब्लड गया और वापस हार्ट में आ गया, तो एक साइकिल में हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार जाता है। इसको डबल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। अब ब्लड प्रेशर के बारे में जान लीजिए। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल। ब्लड का प्रेशर, जो वेसल होते हैं ना, ब्लड वेसल हमारी, जो हम आगे पढ़ेंगे, कैपिलरीज, वीन्स वगैरह। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट, वह फोर्स जो ब्लड लगाता है, किस पे लगाता है? तो वॉल ऑफ द वेसल की दीवारों पे लगाता है, उसी को ब्लड प्रेशर नाम दिया गया है। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 mm होना चाहिए, और डिस्टोलिक प्रेशर जो होना चाहिए वो हमारा 80 होना चाहिए, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन साइंस में इसको सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से। तो आपसे पूछा जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट का नाम। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेग्मो नैनोमीटर। ये आपके बुक में दिया हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ ब्लड वेसल 3 है हमारे बॉडी में। एक को आर्टरीज बोलते हैं, एक को वीन्स बोलते हैं, एक को कैपिलरीज बोलते हैं। तीनों के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इस पेज पर हमने क्या क्या जाना। एडवांटेज ऑफ सेपरेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। जो हमारा हार्ट का लेफ्ट और राइट अलग अलग पार्ट होता है ना, उस समय एडवांटेज क्या मिलता है? पहला, इससे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो पाता। इससे हमें हाई एनर्जी मिलती है बॉडी को। हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, इससे फिक्स रहता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में ट्वाइस, 3 कीवर्ड याद रखो, ब्लड हमारे हार्ट में ट्वाइस 2 बार जाता है ड्यूरिंग 1 साइकिल, एक पूरे साइकिल में। इसी को डबल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। ब्लड प्रेशर का मतलब है वह फोर्स जो ब्लड लगाता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल की दीवारों पे जो ब्लड अपना फोर्स लगा रहा है, उसी को ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। अब नॉर्मल इंसान का जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होना चाहिए 120 mm Hg का।
और डायटोलिक प्रेशर, डिस्टोलिक प्रेशर जो होना चाहिए हमारा वो 80 mm होना चाहिए एफजी का। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से। अब इतनी बात याद मत रखो, बस इंस्ट्रूमेंट का नाम याद करो, स्पेग्मो नैनोमीटर। स्पेग्मो नैनोमीटर ये वो डिवाइस है जिससे ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर को एक और नाम दिया गया है जिसको हाइपर टेंशन कहते हैं। ब्लड वेसल हमारी बॉडी में 3 होती है, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। ना आर्टरीज, आर्टरीज क्या करती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है बॉडी में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बॉडी। हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कौन जाता है, तो आर्टरी। आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना, ठीक है। वीन्स क्या करता है, तो देखिए वीन्स क्या करता है, वीन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वापस आता है, यानी पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में जो लेके आता है वो वीन्स होता है। ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, पूरा बिल्कुल आराम से याद कीजिए सिंपल लैंग्वेज में। डीऑक्सीडेटेड ब्लड को हार्ट में वापस कौन लाता है, तो वो वीन्स होता है। ऑक्सीडेटेड ब्लड को आर्टरी ले जाता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को वीन्स लाता है। कैपिलरीज क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है हमारी बॉडी में। ये एक्सचेंज करती है मटेरियल को, कौन से मटेरियल को, तो ऑक्सीजन और फूड को सेल को छोड़ देती है, ऑक्सीजन और फूड को सेल को दे देती है, और सेल से वापस नाइट्रोजियस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले आती है। गिव ऑक्सीजन एंड फूड टू द सेल, सेल को ऑक्सीजन और फूड दे देता है कौन, कैपिलरीज। एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो वापस लाता है कौन, कैपिलरीज। तो जितने भी एक्सचेंज का काम होता है मटेरियल का वो कैपिलरीज करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, पहले भी हम जान चुके हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग करता है। अगर चोट लग जाती है तो ब्लड की क्लॉटिंग कर लेता है। लिम्फ की बात करते हैं जो आपके सैंपल पेपर में बहुत बार आता है। दे आर कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, इनको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। दे आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। ये बनता कैसे है, तो ब्लड वेसल में से कुछ पोर्स होते हैं, हमारे ब्लड वेसल में कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ब्लड वेसल के पोर्स में से ना प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल तीनों मिलकर हमारा लिम्फ तैयार होता है। क्या क्या मिलकर बनता है, तो प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल, ये तीनों मिलकर लिम्फ बनता है। ये करता क्या है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, ये फैट को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में कौन, जो हमारा लिम्फ होता है, जिसको टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। ना प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो ज्यादा भारी भरकम याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल याद रखो कि प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम टिश्यू करता है, याद रखोगे। प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम टिश्यू करता है, और प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम टिश्यू करता है। याद हो गया आपको, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम टिश्यू और फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो करता है वो फ्लोएम टिश्यू करता है। एक बार जल्दी रिवाइज कर ले, मैंने अभी आपको बताया था पीछे वाले पेज पर, ये बताया था बच्चों आपको कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शायद इस वाले पेज पे था, हाँ, आर्टरीज क्या करता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, इतना याद रखिए, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया काम, फिर आपको अपने आप याद रहेगा। वीन्स क्या करता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में वापस लेके आता है। कैपिलरीज क्या करता है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होता है, यही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है, सेल को ऑक्सीजन और फूड दे देता है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल वापस ले लेता है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैपिलरीज करता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, तो ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करता है कि अगर कहीं चोट लग जाए तो ब्लड के फ्लो को रोक देता है, उसे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। लिम्फ क्या होता है, इसे टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ये कलरलेस होता है, ये 3 चीजों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल। ये करता क्या है, तो ट्रांसपोर्ट करता है फैट को। नाउ प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन 2 अलग अलग प्रकार से होता है बच्चों, याद रखना। प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम टिश्यू करता है, प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम टिश्यू करता है। सिंपल और सरल आंसर, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत शॉर्ट और इजी तरीके से मैं आपको कराने वाला हूं ना। अब इस चीज को हम अलग से भी आप पढ़ लेते हैं एक बार। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो मैंने अभी कहा था जाइलम टिश्यू करता है। कैसे करता है ये समझ लीजिए। ट्रैकीड जो होता है ना, ट्रैकीड्स, ये जाइलम टिश्यू का एक पार्ट होता है। अगर आपको याद हो, जाइलम टिश्यू के 4 पार्ट थे, उनमें एक ट्रैकीड्स होता है। तो ट्रैकीड्स क्या करता है, वाटर को ना अपवर्ड, ऊपर की ओर धकेलता है। और दूसरा, ये एक और काम करता है जाइलम टिश्यू, ट्रांसपीरेशन। क्योंकि एक बात समझिए, जाइलम टिश्यू ना इतना कैपेबल नहीं होता कि वाटर को ना इतना ऊपर तक भेज सके। तो दूसरा होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के द्वारा भी वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है, पानी का ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है। तो पानी का मूवमेंट यानी पानी का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में 2 चीजों से मिलकर होती है। एक तो जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू का ट्रैकीड जो होता है वो वाटर को अपवर्ड मूव करता है। दूसरा, ट्रांसपीरेशन से भी वाटर अपवर्ड की तरफ मूव होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट, मतलब
प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो वो करता है फ्लोएम टिश्यू। अब कैसे करता है, तो फ्लोएम टिश्यू का पार्ट होता है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, बस दो का नाम याद रखिए, ये एक फ्लोएम टिश्यू का ही पार्ट होता है। फ्लोएम टिश्यू के भी 4 पार्ट थे, इसमें दो के नाम याद रखिए, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। ये दोनों मिलकर, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों मिलकर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, ऑल द पार्ट्स इन अ प्लांट, प्लांट के हर एक पार्ट में। बिल्कुल शॉर्ट, सरल, इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 पार्ट होते हैं। अ पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर होता है किडनी का। अ पेयर ऑफ यूरेटर, ये पेयर ऑफ यूरेटर होता है। दूसरा अ यूनिब्लेडर, एक यूनिब्लेडर होता है ये वाला, और ये यूरेथ्रा, एक यूरेथ्रा होता है। तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 पार्ट होते हैं। अ पेयर ऑफ किडनी होता है, अ पेयर ऑफ यूरेटर होता है, एक यूनिब्लेडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, बेसिक पार्ट ये था। इस पेज पर हमने क्या जाना कि प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो जाइलम टिश्यू और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से जो है पानी अपवर्ड मूव होता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू में दो चीज थे, एक सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ये दोनों मिलकर ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को प्लांट के हर एक पार्ट में। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में 4 पार्ट होते हैं, किडनी होता है, यूरेटर होता है, यूनिब्लेड होता है, यूरेथ्रा होता है। ये इसका डायग्राम और इनकी लेबलिंग। ठीक है, नाउ अगला पेज आपके लिए लेके आता हूं। देखिए बिल्कुल खत्म होने वाला है चैप्टर, बहुत आसान तरीके से, बस एक बार डायग्राम जरूर करा दूंगा मैं। हाउ आर एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, ये इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट, याद रखना। नेफ्रॉन को फिल्ट्रेशन यूनिट, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, इसको फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं। ये फिल्टर करता है ब्लड को, ब्लड में से नाइट्रोजियस वेस्ट को और यूरिक एसिड वगैरह को निकाल लेता है। कौन, नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड में से नाइट्रोजियस वेस्ट और यूरिक एसिड चीजों को निकाल लेता है, और ये पास कर देता है थ्रू द यूरेटर, यानी जो आपका बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो यूरेटर में चला जाता है फिल्टर होने के बाद। ना ऑल द नाइट्रोजियस वेस्ट, अब सारे नाइट्रोजियस वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा कहां पर, यूनि ब्लेडर में। आप डायग्राम से समझिए, शायद आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये देखिए, ये रहा किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं जो यूरेटर से नीचे पास होता है और यूनि ब्लेडर के पास इकट्ठा होता है। तो जब इसके प्रेशर बनता है तो हम यूरेथ्रा से उसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो इट कम आउट फ्रॉम द यूरेथ्रा से हम उसे बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन की अलग से डेफिनेशन याद करें ना। ईच किडनी, दोनों किडनी में लार्ज नंबर ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, ब्लड को फिल्टर करने वाला यूनिट, याद रखिए ब्लड को फिल्टर करने वाला यूनिट उसको नेफ्रॉन कहते हैं। बस इतना भी लिख लोगे ना, सिर्फ इतना भी याद रखोगे ना, ब्लड फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है, तो नेफ्रॉन है, खत्म। ये कीवर्ड है, इसको लिखना है आंसर, बाकी आप लैंग्वेज अपने आप भी बना सकते हो। प्लांट में एक्सक्रिएशन कैसे होता है, तो प्लांट में एक्सक्रिएशन के बहुत सारे मेथड है, यहां बहुत सारे मेथड, आप एक दो याद कर लेना। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन द्वारा यह एक्सेस वाटर को निकाल देता है बॉडी के बाहर। मैनी प्लांट, बहुत सारे प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेता है सेलुलर वेस्कल में, बहुत सारे प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेता है सेलुलर वैक्यूल्स में। वेस्ट प्रोडक्ट को मे बी स्टोर, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर सकता है प्लांट लीव्स में, जो कि बाद में गिर जाते हैं। कुछ अदर वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेता है प्लांट रेजिन के रूप में, गम के रूप में, स्पेशली ओल्ड जाइलम जो होता है, जो अब काम का नहीं है, उसके अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेता है प्लांट। तो ये एक्सक्रिएशन के बहुत सारे मेथड है, इसमें सारे मत याद करना, कोई भी दो याद कर लेना इनफ है आपके लिए। जल्दी रिवाइज कर लें, हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम कैसे काम करता है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन यूनिट होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड में से नाइट्रोजस वेस्ट और यूरिक एसिड को अलग कर लेता है, इन सबको भेज देता है यूरेटर के पास, यूरेटर उन सब वेस्ट को भेजता है यूनि ब्लेडर के पास, यूनि ब्लेडर में जब प्रेशर बनता है तो हम यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करने वाले यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं, जो हमारी दोनों किडनी में पाई जाती है। प्लांट एक्सक्रिएशन कैसे करता है, तो प्लांट अपने एक्सेस वाटर को, ज्यादा पानी को ट्रांसपीरेशन द्वारा निकाल देता है। उसके अलावा ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेता है सेलुलर वैक्यूल्स में, वेस्ट प्रोडक्ट को ये स्टोर कर सकता है पत्तों में, लीव्स में, जो बाद में गिर जाते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है रेजिन और गम के रूप में, खासकर स्पेशली ओल्ड जाइलम में ये स्टोर कर लेता है। नाउ लास्ट में आते हैं, लिखा हुआ है ओल्ड जाइलम, स्पेशली ओल्ड जाइलम में स्टोर कर लेता है। और भी तरीका है, प्लांट आर ऑल्सो एक्सक्रिएट सम वेस्ट मटेरियल सब्सटेंस इनटू द सॉइल, प्लांट कुछ वेस्ट मटेरियल को सॉइल में भी छोड़ देता है अराउंड देम, जो उसके चार पार आसपास सॉइल है ना, उसमें भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को वो निकाल देता है ना। आर्टिफिशियल किडनी, हमारे जब किडनी खराब हो जाती है तो आर्टिफिशियल किडनी काम आती है। तो बस शॉर्ट में याद रखो,
आर्टिफिशियल किडनी को हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। जो और हमारा जो पूरा किडनी है वो एक दिन के अंदर पर डे 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर लेता है, क्योंकि ब्लड बार बार फिल्टर होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो फूड स्टोर करता है बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी फूड को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये था बच्चों कंप्लीट आपका ये चैप्टर। बट अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो, अब 1 मिनट रुक जाना, बस एक बार डायग्राम मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। लेवलिंग जरूर करके जाना कि कौन कौन से लेवलिंग करनी है सर, तो मैं आपको एक बार जरूर बताऊंगा। एक तो ये लेवलिंग बहुत ज्यादा सैंपल पेपर में आ रहा है, जिसमें ये बीच वाला जो पार्ट है मिड रिब बोलते हैं इसको, इसको जो बोलते हैं लीफ ब्लेड बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है वीन कहलाता है। इसके 2 पार्ट है, ध्यान से देखिए, एक ऊपर है एक नीचे है। अपर वाले पार्ट को फ्लोएम, जाइलम, ऊपर वाले को फ्लोएम, नीचे वाले को जाइलम बोलते हैं। ये वाला पार्ट कई वाला आप सैंपल पेपर में देखा होगा आपने। इस वाले पार्ट को वैक्सी कटल बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। ये जो डॉट 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 आपको दिखाई दे रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है। इसके बीच में जो जगह है इसको एयर स्पेस बोलते हैं। ये जो खाली जगह है इसको एयर स्पेस बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसको गार्ड सेल बोलते हैं, इसको गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। और ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और ये मिडिल एपिडर्मिस है, बीच वाला एपिडर्मिस है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस बीच में ही होता है। एक ये वाला एक्टिविटी पढ़ लेना, ये जरूर करके जाना एक्टिविटी। मैंने एक वीडियो डाल रखी है लाइफ प्रोसेस का, एनसीईआरटी का, उसमें एक्टिविटी समझा रखी है, तो ये जरूर पढ़ लेना कि पत्तों को कवर कर दिया जाए तो आयोडीन का क्या फर्क पड़ता है, तो ये पढ़ जरूर लेना एक बार। बेफिलहाल एक इसका पढ़ लेना, ये दोनों गार्ड सेल होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीच वाले पार्ट को, बिल्कुल बीचों बीच वाले पार्ट को स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। और ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोप्लास्ट होता है। बीच वाला पार्ट स्टोमेटा, जो स्टोमेटा पोर्स बोलते हैं इसको, ये वाला पार्ट गार्ड सेल होता है, और ये ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट होता है। एक ये इस वाले चाइना डिश में, इस वाले चाइना डिश में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखते हैं, ताकि वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इसलिए रखते हैं ताकि वो जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद अगले अगले डायग्राम की बात करें, इनकी लेवलिंग पढ़ लेना। लेवलिंग खासकर ईजोफेगस, जैसे स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, एपिडर्मिक्स, उसके बाद लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर जो स्टोर करता है बाइल को। देखो ये आपके उसमें भी है, सैंपल पेपर में भी है कि गॉल ब्लैडर क्या करता है, तो स्टोर करता है बाइल को। देखो सब देखो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बात अपनी बात अपने अच्छे से भर लो। तो ये एनसीईआरटी में है ना सैंपल पेपर में कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे क्या होगा, ये स्टोर करता है बाइल को, और बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो अगर इसको रिमूव कर देंगे तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं हो पाएगा। तो एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो बिलीव मानिए सब कुछ तैयारी होती है, ढंग से होती है, बस एक बार आपको ढंग से पढ़ना पड़ता है। इस वाले को पढ़ लेना, रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में। ये सारी एक्टिविटी मैंने समझा रखी है, एक वीडियो डाला का मैंने एनसीईआरटी का, तो अगर आपको टाइम हो तो डायग्राम जरूर देखना, इनकी लेवलिंग जरूर करके जाना बच्चों। जैसे नेसल पैसेज, फारनेक्स, लार्नेक्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, लंग्स, ब्रोंची, ब्रोंचिलोज, एल्वर शार्क, डायफ्राम, उसके बाद एल्वियोली, बैलूला स्ट्रक्चर। तो लेवलिंग जरूर कर लेना, और फंक्शन उसी का आएगा, जैसे एल्वियोली का फंक्शन आएगा। और जो मेन पार्ट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बताया था, यहाँ पे आ जाओ, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंटिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंटिकल, लंग से ऑक्सीजन ब्लड इसके पास, फिर इसके पास ये बॉडी में पंप करता है, पूरे बॉडी से वापस खींच के लाता है। राइट आर्ट्रियम ब्लड को देता है राइट वेंटिकल को, ये ब्लड को पंप कर देता है वापस लंग्स में। लंग से जो ब्लड यहाँ आता है वो कौन लेके आता है, तो पल्मोनरी वीन्स, और ब्लड यहाँ से यहाँ जाता है, कौन ले जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज। तो इस चीज का ध्यान रखना कि किसका क्या काम है। ऐसे इस वाले डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी लेवलिंग करके जाना कि पल्मोनरी वीन्स क्या होता है था, जो लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड को लेकर आता है। फिर जो हमारा ये है ना हार्ट से जो पूरी बॉडी में ब्लड जाती है वो कौन लेके जाता है, एरोटा, पूरी बॉडी में ले जाती है आर्टरी के माध्यम से, पूरी बॉडी में बांट देता है। उसके बाद डीऑक्सीडेटेड ब्लड बीन्स के माध्यम से कौन लेके आता है, तो विने कावा उसको लंग्स में लेके आती है। पूरे बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो हमारे लंग्स में लेके आती है कौन आता है, विने कावा। और फिर उस डीऑक्सीडेटेड ब्लड को वापस लंग्स तक कौन पहुंचाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, ये वापस पहुंचा देता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन किसका क्या फंक्शन है, जरूर पढ़ के जाना, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं तो इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स में कवर कर दिया था। उसके बाद एक डायग्राम और आपको याद करके जाना है, सॉरी 2 डायग्राम और। एक तो ये, हालांकि ये हो चुका है, इसमें आपको एक तो यूरेथ्रा, यूनी ब्लेडर और एरोट, इसके बाद किडनी, मेन यही है, बाकी एक यूरेटर, बस ये 4 आप इनकी लेवलिंग करे जाना। मेन अगर पढ़ना हो तो ये जो ब्लू कलर का है उसको विने कावा बोलते हैं, ये जो रेड कलर का है इसको एरोटा बोलते हैं। तो पढ़ना हो तो इनको भी पढ़ लेना, एक बार देख लेना, लेवलिंग जरूर देख लेना। और लास्ट एक इसका, जैसे ये वाला ट्यूब पूछ लेना कई बार, कलेक्टिंग डक्ट,
इसका फंक्शन पूछ लेंगे आपसे, कलेक्टिंग क्या करता है। ये वाला पार्ट जो है इसे ट्यूबुलर पार्ट बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। ये कप लाइक होता है ना, ये कप लाइक, इसे ब्रेमन कैप्सूल बोलते हैं। उस कप के अंदर छोटे छोटे डॉट आपको दिखाई देंगे, उसे ग्लोमेरुल्स बोलते हैं। ये जो आपको रेड कलर का पार्ट दिखाई है इसको ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इसे ब्रांच ऑफ रेनल वीन बोलते हैं। यहाँ बीचों बीच कैपिलरीज होती है। तो ये लेवलिंग जरूर करे जाना, लेवलिंग आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कंप्लीट रिवीजन चैप्टर 6 का, बहुत शॉर्ट में इजी तरीके से रिवीजन करा रहा हूं, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन वीडियो एक बार जल्दी से इन सबको पढ़ लोगे तो लास्ट टाइम पे जरूर याद आएगा। बच्चों एक ही रिक्वेस्ट आप सबसे, प्लीज सबके साथ शेयर कर लीजिए वीडियो को, ताकि हर जिनको जरूरत है वह उस तक वीडियो पहुंच पाए। नमस्कार सभी को, जय हिंद।